हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। साथियों, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि पूर्णतः इस भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आप बने रहेंगे इस सेशन को और अंत तक प्रश्न को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन में प्रश्न साथियों यहीं से आने वाले हैं। और इसके अलावा आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से एसपीडी करंट अफेयर्स, एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स, ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स और साथ ही साथ एनसीईआरटी के अलग अलग एमसीक्यू, अलग अलग प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। तो चलिए अभी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम बचा है, सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? साथियों, इस पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सृजित किया गया था उस पद को। तो यह साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ऐसा किया गया था। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है। अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते, लेकिन यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो वह हो जाएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो साथियों पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत, तो यह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे साथियों एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे भी इन्हें कहा जाता था। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में यहाँ पे सही कह रहा है? तो चलिए, पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि विलियम कैवेंडिश बेंटिक उनका पूरा नाम था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सही बात है, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अब बदल दिया गया था। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक साथियों, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जल्दी जल्दी प्रश्न को कवर करेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके जितने भी 2 या 3 पार्ट बनाए जाएंगे आप उन सभी को रिवीजन के तौर पर सीरियसली देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? यानी कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था? तो यह था साथियों चार्टर एक्ट 1793। अभी यहाँ 8वें प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए, पहले सूची में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, उसको एक दूसरे से हमें सुमेलित करना है। देखिए, पहले नंबर में कह रहा है कि नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो साथियों नियंत्रक मंडल की स्थापना की अगर बात करेंगे तो इससे नियंत्रक मंडल की स्थापना है वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से किया गया था। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो आप अभी जानते हैं, अभी हमने प्रश्न में किया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह जो है विनियमन अधिनियम 1773, यानी कि अगर बात करें तो वह जो था यह 1773 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो यह किसके द्वारा दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की अगर बात करें साथियों तो यह चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से प्रदान किया गया था। अब देखेंगे इस अनुसार हमारा ए का 2 आ रहा था, बी का 1 और सी का एज इट इज़ और डी का एज इट इज़ यानी कि 4 आ रहा था सामने सामने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास, ठीक है, इन सब को अगर हम सेपरेट वाइज करेंगे तो लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान।
10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी कि पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधानपालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यह था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत यानी कि इसके द्वारा जो है वह ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ जो भी है इस दोनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे एकाधिकार उन सबको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, यानी कि उसको छूट दिया था, है ना। तो यह किया गया था साथियों चार्टर एक्ट 1853। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया गया था। यह किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, तो यह था चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि मद्रास, बॉम्बे अगर बात करें और कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? तो यह किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। इसके अंतर्गत जो है वह तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया गया था। बढ़ते रहेंगे साथियों आगे की तरफ और आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को यानी कि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वह प्रदान हुई या प्राप्त हुई? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से जो है वह भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आखिर यह कह रहा है? देखिए, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है? तो साथियों भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम के मध्य मतभेद, साथियों इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, मतभेद पैदा करके उनकी एकता को खत्म करना था। तो यह बिल्कुल सही है साथियों। देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या कह रहा है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। बिल्कुल, मार्लो और मिंटो ये दो अलग अलग थे, तो इनके सचिव और वायसराय थे, इन्हीं के नाम पर जो है इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और सी नंबर ऑप्शन में है कि इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, यानी कि रिजर्व कर दिया गया था। तो सही है, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। तो जाहिर सी बात है, तो यह तो ऐसे भी उनका रिजर्वेशन पारित हो जाएगा, क्योंकि उसमें वोट भी जो है मुस्लिम ही करेंगे। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पे क्या कथन कह रहा है? इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। ठीक है, पहले ऑप्शन की अगर बात करें साथियों, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो यह सही है। बी नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं, प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार था। तो यह भी सही है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना साथियों वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव वैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, यानी कि इस अगर महालेखा परीक्षक का नाम जो है उसको वैधानिक दर्जा दिया गया अथवा इसके सुझाव का जिक्र किया गया। तो यह था साथियों 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह विचार प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में, जिसकी स्थापना जो है वह CR दास और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से साथियों केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो यह किससे प्रेरित है साथियों? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति जो मिली है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिक्र है, उसी के माध्यम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक है, वह किसने कहा था? तो यह कहा गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था? 1935 का जो अधिनियम है उसको अविश्वास का प्रतीक कहा था क्लीमेंट एटली ने। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम। अब बार बार इस प्रश्न को कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में इसी अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को, स्ट्रक्चर को, जो मॉडल तैयार था, जो उसको ही क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ था? भारत से कौन अलग हुआ था? बर्मा। तो यह अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। यह भी इसी के माध्यम से अलग हुआ था बर्मा भारत से। अगला प्रश्न है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान जो है वह किया गया। तो साथियों यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में 25 में कि क्रिप्स मिशन कब आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? तो यह शक्तियाँ दिया गया है गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसी को यह अवशिष्ट शक्ति 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1937 में साथियों। भारत का जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना 1937 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी के अंतर्गत है भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था साथियों? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे, जबकि विलियम वुड साथियों इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं और आप वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो सदस्यों को क्या किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। उनको सिलेक्शन जो है, उनका चयन जो है वह भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा था, उस संविधान सभा के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनका चयन, उनका सिलेक्शन विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा उनका सिलेक्शन किया गया था, उनको चुना गया था। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में साथियों सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है? अब देखिए स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसने, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम है साथियों, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। तो यह तो सही है। बी नंबर प्रश्न करें, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने के, नहीं ये नहीं, एकमात्र ऑप्शन हमारा ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान के निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो साथियों कुल जो है वह 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने के लिए।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों अभी जस्ट हमने कुछ प्रश्न पहले कहा था भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब यह पॉलिटी के भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस चैप्टर से प्रश्न है। पहला प्रश्न में कह रहा है कि संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो मात्र 2 नाम है, भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः जो है वह लागू हुआ था। ठीक है, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान की अगर बात करें तो वह हमारा भारत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी। भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि वह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा का अगर उल्लेख की बात करें तो सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो इसे जो है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे जो है वंशानुगत शासन नहीं है। जहाँ पे वंश से शासन होता है यानी कि उसके अगला पीढ़ी वहाँ का शासक बनेगा तो वो गणतंत्र नहीं होता है बल्कि राजतंत्र होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा देसी और थोड़ा क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है साथियों। तो वह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ सूची है जो कि भारतीय संविधान के तत्व है और दूसरी सूची में कह रहा है कि किस देश से लिया गया है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की साथियों अगर बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह जो है कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार से जब ऑप्शन को आप मिलाएंगे तो ए का थर्ड और बी का साथियों क्या आ रहा है 4। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या होता है। तो कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, वह कल्याणकारी राज्य का इसका मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि कहा क्या है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही तो प्रजातंत्र की खासियत है, यहाँ प्रजा ही मालिक होता है, उनके द्वारा गवर्नमेंट तैयार किया जाता है और उन्हें क्या साथियों बदलने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है। तो देखिए यहाँ पे संसद की अगर बात करें कि संविधान की बात करें तो देखिए सबसे अगर सर्वोच्च जो कि अगर बात करें राजनीतिक व्यवस्था की बात करें साथियों तो वह संविधान है। संविधान से बड़ा हमारे इस देश में कुछ भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 में इस चैप्टर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एकल नागरिकता है, तो यह तो गलत हो गया। ऐसे ही स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही है, लिखित संविधान है और कठोर संविधान है। हालांकि कठोर नहीं है साथियों, देखिए अगर सीधे कहेंगे तो इसको गलत हम कर देंगे, लेकिन चूंकि ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा अंशतः कठोर। ठीक है, अंशतः, हालांकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ प्रश्न पहले, अंशतः जो है कठोर और अंशतः यानी कि थोड़ा लचीला भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कठोर संविधान कठोर नहीं है, मात्र यहाँ हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा और ऐसे रियल में करेंगे तो सी और डी साथियों दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए अब अभी तुरंत हमने किया है दोहरी नागरिकता यहाँ पे प्रदान नहीं की जाती, तो यह विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा की बात करें तो सही है, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है गलत है। यहाँ पे सिंगल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता।
संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश की संघीय प्रणाली से मिलती जुलती है? तो चूंकि यहाँ पे शासन किया था ब्रिटेन और वहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से साथियों मिलती जुलती है। मतदान करने की उम्र की अगर बात करें तो उस उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह कब किया गया था? तो साथियों 1989 में जो है मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष थी और उससे पहले, और 1989 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के वृहद यानी कि बड़ा होने का कारण क्या है? तो देखिए इनमें से अनेक संविधानों का अनुभव शामिल है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय व प्रावधान है, यह एक बड़े देश के साथ संबंधित है, इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। तो यह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। चलिए 18वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी की अगर बात करें उसकी सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसके सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के यानी कि फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है? तो इसका मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है साथियों, उसका जिक्र किया गया है भाग 3 में। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अनुच्छेद 356 जो है और वह वर्णन करता है, तो राज्य में जब आपातकाल इमरजेंसी होती है उससे संबंधित है आर्टिकल 356। अगले प्रश्न में कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम किस अनुच्छेद में साथियों दिया गया है? राइट ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो यह साथियों दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल यानी कि फिनेंशियली अगर इमरजेंसी लगाया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जब भी वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वह वित्तीय इमरजेंसी वह आर्टिकल जो है 360 के माध्यम से लगाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमें यह अधिकार देता है कि हमारे साथ कभी भी जो है वह धर्म के नाम पर भेद नहीं हो सकता है, हमारे ही साथ नहीं मतलब किसी के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 15 उसे अधिकार देता है इसके खिलाफ। चलिए 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, हालांकि कब होगा अनुच्छेद 352 कब लगाएंगे? तो जब युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जब राष्ट्रीय अशांति फैलेगी, इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा और वह अनुच्छेद 352 के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो यह नहीं प्रदान किया गया है सूचना का अधिकार साथियों, जबकि देखेंगे कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि सूचना का अधिकार प्रदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह प्राप्त नहीं है। चलिए 26 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कुल साथियों 6 मूल अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र की बात करें तो यह न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो मूल स्वरूप की अगर बात करें राष्ट्रगान के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो वह बांग्ला भाषा में साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आप जानते हैं एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ
द इंडियन यूनियन की अगर बात करें तो वह किस में निहित है। कार्यपालिका शक्ति जो है जो साथियों वह राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में समाहित होती है। अगले प्रश्न में कह रहा है लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। तो यह होता है प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए लोक चतुर्थ शब्द का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यह कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय जो है सदैव अंग होता है। तो वह किसका अंग होता है? समाजवादी संविधान का। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट के ऊपरी सदन की अगर बात करें, अपर हाउस को क्या कहते हैं? तो उसे साथियों क्या कहते हैं आप ही बताइए। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा अथवा मंत्रिमंडल? तो उसे साथियों राज्यसभा करते हैं। यह उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है, हालांकि एक्सप्लानेशन नहीं करेंगे। और लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन होता है। चलिए जब हम बिहार एसएससी की तैयारी करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से यानी कि पोस्टमार्टम कर देंगे। एक भी प्रश्न का जो है वह ऊपर से नहीं जाएगा, सबका पोस्टमार्टम करेंगे। साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम बिहार एसएससी की जब तैयारी करेंगे तो उस दौरान चूँकि इसमें समय साथियों कम बच पाया था और यह शुरू भी बहुत जल्दी हुआ था जिस कारण से नहीं हो पाया था। तो हम लोग अब बिहार एसएससी की जब तैयारी करेंगे उसमें प्रत्येक प्रश्न को चीर के रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। भारतीय संविधान में है क्या चीज़ है? तो 350 से अधिक अनुच्छेद है। यह ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो ऑप्शन बी साथियों हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथियों यह प्रियम्बल नंबर चैप्टर से है, उद्देश्य का अगर बात करें इस चैप्टर की, वहाँ से यह सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका प्रयोग साथियों संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, संविधान के प्रियम्बल में किया गया है। संविधान में शुरू होता है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस तरीके से। हालांकि प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। चलिए जब हम कंप्लीट करेंगे, जब इसका शुरुआत करेंगे तो बेसिक से इसको सब बताते चलेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह होता है साथियों उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर ए। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आप याद रखेंगे प्रियम्बल की अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा को तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आखिर क्या विचार करना है? तो भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्या यह सही बात है कि नहीं? लोकतांत्रिक है कि नहीं? तो बिल्कुल है साथियों, लोकतांत्रिक है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो आप देखेंगे प्रियम्बल में कि भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये भी है। दूसरा नंबर ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरे नंबर में कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाज भी है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो हमारा सारा का सारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ किया गया है? मूल अधिकारों के अध्याय में किया गया है कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में किया गया है? अब देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे, ये प्रश्न अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सर के ऊपर से जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, उनमें जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है उनकी आगे कहाँ व्याख्या हुई है? तो उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा है? तो यह कहा गया है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को संविधान की कुंजी नोट कहा है। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वह किसने कहा है? तो यह कहा गया है ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वह ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान किया गया है?
तो यह है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। चलिए, प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है? तो यह साथियों है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी। जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे वहीं से यह आंसर आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण का जिक्र उसमें नहीं है, बल्कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसा ऐसा जिक्र है, लोक कल्याण की उसमें चर्चा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर का अर्थ क्या है? यानी कि सेक्युलर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों में धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर शब्द बार बार एक समय जो था वो हाईलाइटेड था, प्रचलन में था, ठीक है, इसकी खूब चर्चा हुई थी सेक्युलर वर्ड की। हालांकि इसकी चर्चा जब इलेक्शन होती है उस समय नेताओं के द्वारा इसकी बार बार चर्चा होती है। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो यह सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की वहाँ पे स्वतंत्रता होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो इसकी घोषणा जो है प्रस्तावना में किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रियम्बल में। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेरोजगारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो यह साथियों वर्ष 1960 से संबंधित है बेरोजगारी मामला। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो यह है साथियों आर्थिक स्वतंत्रता। जो है क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? अब देखिए फिर से अगर बात करें तो इस ऑप्शन को गौर से देखिए। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जिक्र है। जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य जो भी है, समाजवादी भी है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? उनका संबंध है संविधान की प्रारूप समिति से। ऑप्शन नंबर ए। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? अगर बात करें तो यह 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। और वह कौन कौन है, इस तीनों न्याय के बारे में ऑप्शन में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों इससे आपका टेस्ट भी हो रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था ये बताना है, ठीक है। आपको भी काम करते चलना है। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका उपबंध जो है यानी कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्य और में सम्मिलित जो आर्थिक न्याय है उसका उपबंध साथियों उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। हालांकि इन सभी विषयों को जब आपने पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन होगा। और जो फ्रेशर है बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, बिहार एसएससी का जब हम तैयारी करेंगे दरोगा के एग्जामिनेशन के बाद तो अब आपको एकदम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे और आप नहीं भूलेंगे। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो यह हो जाएगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। यह क्या करता है? भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है, इसका मकसद क्या है? संविधान निर्माण का तो कोई ना कोई मकसद होगा ना, तो वह क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए इसको तैयार किया गया था, उसको प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही वह कंप्लीट वाक्य लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो यह कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? समता मतलब समानता, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। विशेषाधिकार नहीं है, सब समान है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत साथियों राज्यों का संघ है। आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि राज्यों का समूह में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राज्यों का संघ है। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर प्रश्न में कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसे 1956 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देसी रियासत की बात की जा रही है कि उसके भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वह जो है 500 से अधिक जो देसी रियासतें थे उनको भारत में विलय किया गया और इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया था? तो यह थे साथियों जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। यह जितने भी अन्य राजवाड़े हैं उनको विलय के बाद भी यह 3 राज्य जो है वह शामिल होना इसमें विलंबित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आप जान रहे हैं, एक तो पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे हैं वीपी मेनन, और अन्य सदस्यों के द्वारा भी भूमिका निभाई गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण अगर बात की जाए यानी कि इनके कारण वह ज़्यादा संभव हो पाया, सरदार पटेल और वीपी मेनन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो यह है साथियों जम्मू एवं कश्मीर, और यह आर्टिकल बताइएगा आप कमेंट करके किस आर्टिकल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें जो हैं वह आरक्षित की गई है? तो कुल 20 सीटें आरक्षित की गई है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसके लिए जो है प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। किसके लिए साथियों? तो भारतीय संघ में एक नए राज्य को अगर सृजन करना है, उनको ऐड करना है, तो यानी कि ऐड करने का मतलब क्या? नया राज्य बनाना, चाहे खंडित करके या जोड़ के, है ना। तो संविधान के जो है प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया है? तो कुल मिला के साथियों 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, नए राज्य के गठन की अगर शक्ति की बात करें वह किस में अंतर्निहित है? तो साथियों वह संसद में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? यानी कि सीमाओं के परिवर्तित करने की शक्ति के बारे में कह रहा है, तो ऐसा करने का शक्ति संसद को ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? यानी कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो किस अनुच्छेद के द्वारा संसद इसका निर्माण करेगा? तो यह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे साथियों, स्टार मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ राज्यों का प्रशासन की अगर बात करें तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा
प्रदान किया गया है। तो यह है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। इस 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के का दर्जा दिया गया है। और साथियों आपको आंसर देना है कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो यह है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यह जो है नए राज्य के निर्माण के लिए एक संवैधानिक उपबंध नहीं है, जबकि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर कर नया राज्य का सृजन किया जा सकता है। तो यह तो सही है, लेकिन कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र या शामिल कर सकेगा ऐसा नहीं है। तो हमारा डी बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए, दो सूची दिया हुआ है, एक राज्य और उसके अस्तित्व में, यानी कि उसकी स्थापना को कह सकते हैं ना। तो उससे आपको सही मैच को मिलाना है। अब देखिए, पहले नंबर अगर ऑप्शन नागालैंड की साथियों अगर बात करें तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक है। तो नागालैंड यानी कि 1963 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद है झारखंड की बात। तो झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था और एक नए राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना का गठन जो है वह 2014 में किया गया था। और सिक्किम की बात करें साथियों तो इसका गठन 1975 में किया गया था। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे इसका जिक्र है, ए का 2, ठीक है। देखिए और ऑप्शन को चेक करते हैं, ए का 2, तो यहाँ से ए और सी तो कट गया, और फिर आपका बी का क्या हो गया 1, तो बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो यह पारित कहाँ होगा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। फिर से समझिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला जो विधेयक होगा तभी तो पारित होगा, कि ऐसे ही कोई ऑर्डर दे देगा नहीं, विधेयक पारित करना पड़ता है। तो इसे संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य जो है था, जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था? तो यह था साथियों सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो था वह भारत संघ का एक सहयोगी राज्य था, जिसे बाद में भारतीय संघ जो है उसका पूर्ण राज्य बना दिया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन सभी के मध्य जो है वह कावेरी जल विवाद बना हुआ है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की आज्ञा लेना अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार समिति की अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे साथियों एसके धर। फिर से पढ़ते हैं, जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो वह थे एसके धर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो यह धर आयोग की साथी अनुशंसा थी। धर आयोग की अनुशंसा पर ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, और यह बना था 36वें संशोधन के द्वारा। तो 36वां संशोधन कब हुआ था आपको बताना है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया था? तो इसे समाप्त किया गया था 9 अगस्त 2019 को। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1956 में। और भाषाई आधार पर पहला कौन था, यह आपको बताना है, राज्य का गठन। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अब यहाँ पे प्रश्न ही आ गया तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वह पहला था आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगले प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कहा गया है। अब देखिए, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य है। तो सब भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो संघीय व्यवस्था का सदस्य तो है ही है। तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए बी को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरी है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है ना। तो चलिए ये भी सही है। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है, केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा सारा का सारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया गया था। तो यह पुनर्गठन जो है वह 7वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, इसके माध्यम से वर्ष 1956 में जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यह है भाग 8 साथियों, यह भाग 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों से इसका संबंध है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 239 से 241। इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 239 से 241 में है। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। तो इसे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, यानी कि हमें इस स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट को, गलत कथन को ढूंढना है। पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग के द्वारा गोवा से पृथक किया गया। तो यह ऑप्शन आपका सही है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। और दूसरे नंबर ऑप्शन में करें तो दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। अब देखिए यहाँ पे गलत अगर कह रहा है तो यही हमारा क्या है, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, राइट आंसर, ठीक है, चूंकि यह गलत है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसमें से कौन सा संघ जो है वह राज्य क्षेत्र नहीं है। अब देखिए दादरा एवं नगर हवेली की अगर बात की जाए तो यह क्या है, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी। तो संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है तो यह हमारा नागालैंड जो है वह संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली जो है यह आपका यूनियन टेरिटरी है, और नागालैंड आपका क्या है साथियों, स्टेट है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ रहे हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, ठीक है। जबकि पुदुचेरी, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार उसे अन्य राज्य की जो है हाई कोर्ट के द्वारा उसे संचालित किया जाता है, उसके संचालन का कार्य अन्य हाई कोर्ट करती है, अन्य राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा साथियों इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन को अगर पढ़िएगा तो पहले ऑप्शन में क्या रहा है कि लक्षद्वीप का गठन 1956 में, तो यह हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि दमन व दीव 1962, हाँ सॉरी ये भी साथियों सही है। सी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ का गठन 1967 में नहीं किया गया था, आप कमेंट करेंगे कब किया गया था, और दिल्ली का गठन 1956 में हुआ था। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी डी सही होगा और सी हमारा गलत हो जाएगा, और आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो यह चुना जाता है साथियों कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। इसे दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। चलिए आगे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे 1963 में साथियों पुदुचेरी में विधानसभा की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा स्थापित किए गए हैं। तो कुल मिला के 3 हैं साथियों, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि यह प्रश्नकाल की अगर बात करें उस समय की है, हालांकि यह वर्तमान में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ के पर अब विधानसभा मौजूद है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए इस निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। तो इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय इसको लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के नाम से
परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी भी राज्य को परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न में दो सूची दे रखा है, ठीक है। एक तरफ राज्य और उसके गठन का वर्ष, हमको क्या करना है, उसका सही सुमेलन करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में। तो यह पहला ऐसा स्टेट था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ए का 4 हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में किया गया था और हरियाणा का गठन साथियों 1966 में किया गया था। सिक्किम का गठन 1975 में किया गया था। तो इस प्रकार अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो रहा है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जहाँ पे पॉलिटी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद अगर पूरा कवर नहीं होता है तो तीसरा पार्ट बनाएंगे, यानी कि पॉलिटी को, यानी कि भारतीय संविधान को हम लोग साथियों कंप्लीट करेंगे। और इसे आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। सारे प्रश्न को यहाँ पे कवर किया जाएगा। पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन सभी एमसीक्यूज को कवर किया जाएगा रिवीजन के तौर पर, और यहीं से प्रश्न आएंगे और एग्जामिनेशन के बाद हम लोग मिलेंगे। तो साथियों ज़रूर देखें इस पूरे सेशन को, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतिम समय में जो प्रश्न आपको यहाँ से याद रहेगा एग्जामिनेशन में, वही प्रश्न साथियों आपका सही हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।